हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं हम लोग। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है लिविंग वर्ड। जैसे कि लिविंग वर्ड में समझते हैं कि जब कोई क्वेश्चन किया जाता है, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत सारी चीजें जैव विकास के बारे में, जीव विज्ञान के बारे में, किस प्रकार से जीवों का डेवलपमेंट होता है, किस प्रकार से उसका इवोल्यूशन होता है। लेकिन एक चीज दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आखिर जीवन है क्या। एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है दिमाग में कि जीवन क्या है। सब कुछ ठीक है, जैव विकास पढ़ लिए, जीवों का विकास कैसे हुआ, लेकिन अगर छोटा सा क्वेश्चन किया जाए कि जीव क्या है, तो ये कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कि आखिर जीव होता क्या है। हम जीव की श्रेणी में किसे रखते हैं। तो जीव की श्रेणी में बात करें तो पहला एक क्वेश्चन उनके दिमाग में आ गया यहां पर, व्हाट इज लाइफ या व्हाट इज लिविंग। अब यहां पर एक क्वेश्चन दिमाग में आया कि सजीव क्या है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है कि सजीव क्या है। तो सजीव की श्रेणी में हम किन जीवों को रखते हैं और कैसे सजीवों को निर्जीव से पृथक करते हैं। जैसे एक डस्टर ले लिया जाए, कुछ भी ले लिया जाए, या हमारे आसपास जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें देखेंगे कि कोई भी प्रकार की कोई भी लिविंग एक्टिविटी नहीं हो रही, हम उसको कह सकते हैं कि निर्जीव है। लेकिन अगर इसको प्रमाणित किया जाए साइंटिफिक रूप में, तब एक समस्या आती है कि वास्तव में सजीव हम किसे कह रहे हैं। सजीव है क्या। हमने तो कह दिया कि एक नॉन लिविंग है, एक लिविंग है, लेकिन लिविंग है क्या, उस चीज को ही जानेंगे। आज का जो हम लोग का मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि जीवन है क्या, जीवन क्या है। सबसे पहले एक छोटा सा अगर इसमें आंसर दिया जाए तो कह सकते हैं कि जिन जीवों में लाइफ होता है, जिन जीवों में लाइफ होता है वही सजीव है। फिर एक दिमाग में क्वेश्चन कि लाइफ है, अगर यानी वहां पर जो है पूरी तरह से जीवन है, तभी हम उसको सजीव कहेंगे। तो जीवन क्या है। फिर एक क्वेश्चन दिमाग में आ गया कि जीवन क्या है आखिर। सजीव तो समझ में चलिए ठीक है, जिसके पास जीवन है, जो जीवित है वो सजीव है, जो जीवित नहीं है वो निर्जीव है। लेकिन ऐसे जीवित रहने और ना रहने का कैसे प्रमाण देंगे। फिर एक दिमाग में आ रहा है कि जीवित है या नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों है, ये बहुत सारे दिमाग में जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी चीज को आप समझेंगे कि वास्तव में जीवन है क्या और जीवित हम किसे कहेंगे। तो चलिए समझते हैं कि जीवन की कुछ फीचर्स। जैसे जीवन एक बहुत ही देखा जाए कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। इसकी अगर डेफिनेशन किया जाए तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेगा। हालांकि इसको सिंपल वे में बनाना है। कैसे सिंपल वे में बनाना तो उसको देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि लाइफ है, तो एक छोटी सी परिभाषा दे सकते हैं कि जीवन हम उसे कह सकते हैं, जीव उसे कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी जीव जो ग्रोथ कर रहा हो, ऐसा कोई भी जीव जो ग्रोथ कर रहा हो, जिसमें वृद्धि हो रही हो, जो जन्म कर रहा हो, रिप्रोडक्शन कर रहा हो, उसको भी हम लोग सजीव की श्रेणी में रख सकते हैं। इसके अलावा जो है, जो एक्साइटेबिलिटी जिसके अंदर पाई जाए, एक्साइटेबिलिटी, उसको भी हम लोग जो है कह सकते हैं कि हाँ उसमें उत्तेजनशीलता पाई जा रही है, मतलब कि वहां पर उत्तेजनशीलता का है, इसका मतलब वहां पर वो जीवित है। इसके अलावा हम कह सकते हैं, एक और फीचर से जोड़ सकते हैं कि इसमें जो है स्टिमुलाई, मतलब उसके पास उद्दीपन के से अनुक्रिया करने की भी क्षमता हो। कह सकते हैं टू रिस्पॉन्स स्टिमुलाई, वो उत्तेजन के प्रति उसके अंदर जो उसमें उद्दीपनशीलता हो रही है, उसके प्रति उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, उत्तेजनशीलता होनी चाहिए। तो ये यहां पर इसके विशिष्ट गुण होते हैं। हम कह सकते हैं जिसमें ग्रोथ हो यानी वृद्धि हो रहा हो, जिसमें जन्म की प्रक्रिया हो रही हो, जिसमें उत्तेजनशीलता हो रही हो, जिसमें उद्दीपन के ग्रहण करने की क्षमता हो, वो सजीव है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज, जैसे एक अलग से इसके फीचर्स की बात करें, ये तो एक नॉर्मल सा सिंपल वे में एक जनरल कैरेक्टर के फॉर्म में इसको है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा यहां पर थोड़ा सा स्पेशल कैरेक्टर पर आए, अब स्पेशल कैरेक्टर पर आएंगे तो हम कह सकते हैं कि जिसके अंदर
मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रही हो, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी हो रही हो, वो सजीव है। मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी जिसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेट के गुण हो, मतलब अपनी प्रतिलिपि हूबहू प्रतिलिपि उसकी बनी सके, यानी कि जन्म के द्वारा ही बनेगा। तो जिसमें सेल्फ रेप्लिकेट की क्षमता पाई जाए, जैसे डीएनए में सेल्फ रेप्लिकेट की क्षमता पाई जाएगी, वो सजीव का एक अंश माना जाता है। तो सेल्फ रेप्लिकेट की क्षमता उसके अंदर उपस्थित है, तो वो जो है कैसा है, वो सजीव है। उसका वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होना चाहिए। तो उसको हम कह सकते हैं कि हाँ वो सजीव है, वो सजीव है। क्या क्या गुण होने चाहिए, उसमें वृद्धि हो रही हो, उसमें जन्म की प्रक्रिया हो, उसमें उत्तेजनशीलता हो, वो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कर रहा हो। इसके अलावा उसके कोशिकीय स्तर की हम लोग बात करें, वह उसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात किया जाए तो उसमें कहेंगे उसमें उपापचय क्रिया हो रही हो, उसमें फागुलन की क्षमता पाई जा रही हो, उसका शरीर जो है एक सुसंगठित शरीर उसमें पाया जा रहा हो। तो इस सारे प्रोसेस जिसमें उपस्थित होती है उसको कह सकते हैं कि वो सजीव है। वो क्या है, वो सजीव है। लेकिन इसके अलावा अगर हम सजीवों के कुछ स्पेशल फीचर्स को और भी पढ़ें, ये तो हमने कह दिया कि हाँ इसमें इतने सारे गुण जिसमें पाए जा रहे हैं वो सजीव के लक्षण हैं, लेकिन इसके अलावा भी सजीव के और भी क्या लक्षण हो सकते हैं उस चीज को समझेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ स्पेशल फीचर देखते हैं। स्पेशल फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। अब ये स्पेशल फीचर क्या है, फिर एक दिमाग में कि आखिर जो सजीव है उस सजीव के स्पेशल फीचर क्या है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अब सजीव का स्पेशल फीचर क्या है, सबसे पहला सजीव का जो स्पेशल फीचर अगर लोग बात करें कि उसका जो पूरी बॉडी है वो ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। हम उसको अगर निर्जीव से, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, यदि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को पृथक कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वहां पर हम वेरिएशन कर सके किसके बीच, नॉन लिविंग एंड लिविंग के बीच। तो नॉन लिविंग एंड लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उसके बीच में अगर वेरिएशन करना है तो उसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि उसके स्पेशल फीचर को समझे। तो पहला इसमें स्पेशल फीचर होता है कि कह सकते हैं कि लिविंग बीइंग आर ऑर्गेनाइज्ड। लिविंग बीइंग कैसा है, सुव्यवस्थित है, सुसंगठित है। लिविंग बीइंग सुसंगठित है, लिविंग बीइंग आर ऑर्गेनाइज्ड। अब यहां पर जो सजीव है उसका पहले स्तर पर उसका शारीरिक जो शरीर है, बॉडी है, वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। जबकि अगर हम बात करें नॉन लिविंग के तो नॉन लिविंग ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। कैसे, उसके एग्जांपल समझेंगे। अगर हम बात करें इस पूरे जो एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स की बात किया जाए तो वो होता है एटम। क्या होता है, एटम। जो परमाणु होता है सबसे छोटा होता है, यही एटम मिल करके बना लेता है मॉलिक्यूल्स। यही एटम मिल करके बना लेता है मॉलिक्यूल्स, और बना लेता है। अब अगर मान लेते हैं ये नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स है उससे कंपाउंड बन सकता है, मान लेते हैं मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेगा। लेकिन अगर वो इसमें यानी ऐसी कोशिका है, ऐसा जीव है जिसमें सारे गुण पाए जा रहे हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स आगे चल करके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना लेता है। क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना लेता है। और वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो होता है वो कहलाता है सेल। सेल क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। सेल क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। अब सेल में भी ये वही कि अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की ओर इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीज कर रहा है। कहां पर कर रहा है इंक्रीज, यहां लिविंग ऑर्गेनिज्म मींस ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना, और यही कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या है, यही है लिविंग ऑर्गेनिज्म, यही है लिविंग ऑर्गेनिज्म।
अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्यों हमने कहा लिविंग ऑर्गेनिज्म? क्योंकि इस जो सेल लिखा है हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था उसके अंदर ये सारी एक्टिविटी हो रही है, इस सेल के अंदर ये सारी एक्टिविटी हो रही है, अतः हमने इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म माना। अब या तो जीव एक अलग सेल कोशिका है, एक अलग कोशिका, वो उसी कोशिका में अपने आप को अडॉप्ट कर ले और वो अकेली कोशिका ही समस्त मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कर रहा हो, समस्त मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल्फ रेप्लिकेशन कर रहा हो, एक ही सेल वो वहां पर किसी के साथ जो है ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा है, तो भी वहां पर एक ऑर्गेनिज्म बनेगा, हम उसको कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कह देंगे। अब क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, डायटम्स हो गया, ब्लूगिन एल्गी हो गया, यहां तक कि बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो भी हो गया। अब या तो जो लिविंग बीइंग है वो लिविंग बीइंग यूनिसेलुलर फॉर्म में अपने आप को अडॉप्ट करे, या सेकंड क्या कर सकता है, वो मल्टीसेलुलर हो सकता है, वो मल्टीसेलुलर हो सकता है, या तो वो लिविंग जो बीइंग है वो यूनिसेलुलर फॉर्म में रहे, और या तो बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाए और मिल करके मल्टीसेलुलर फॉर्म में आ जाए। अब मल्टीसेलुलर फॉर्म में आएंगे तो यहां पर क्या होगा कि जो सेल है, इस मल्टीसेलुलर की हम लोग बात करें तो इसमें जो सेल है, ये सेल क्या बनाएगा, ये आपस में संगठित हो जाएगा और ये बना लेगा टिश्यू, ऊतक बना लेगा, ऊतक क्या करेगा, ये आपस में संगठित होकर के ऑर्गन बना लेगा, ऑर्गन क्या कर लेगा, एक ऑर्गन सिस्टम बना लेगा, और ऑर्गन सिस्टम क्या करेगा, एक जो है लिविंग बीइंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर लेगा, बन गया लिविंग बीइंग। तो या तो जो लिविंग बीइंग है वो या तो वो सेलुलर यूनिसेलुलर फॉर्म में रहेगा, या तो वो यूनिसेलुलर आपस में बार बार जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड होकर के एक मल्टीसेलुलर फॉर्म में चला जाएगा, वो भी हम जो कहेंगे लिविंग। अब इससे नॉन लिविंग कैसे पृथक है, ये जो लिविंग है, इस लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो एक सिस्टम से अपने आप को अनुकूलित किया, उसके अंदर एडाप्टेशन है, उसके अंदर एक और जोड़ दिया यहां पर जो एडाप्टेशन, तो उसके अंदर एडाप्टेशन भी पाया जा रहा है, तो एडाप्टेशन है, उसके पास क्या है, एडाप्ट करने की क्षमता है। अब एडाप्ट करते करते वो लिविंग बीइंग क्या है, पहले यूनिसेलुलर फॉर्म में था, फिर मल्टीसेलुलर हुआ, फिर उसके टिश्यू फॉर्म में हुआ, फिर ऑर्गन लेवल में गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल में गया, तब जाकर के कंप्लीट लिविंग बीइंग अर्थात ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको कहेंगे सजीव है। क्यों कहेंगे, तब तक कहेंगे सजीव है जब तक ये सारी एक्टिविटी इसमें होगा, जिस दिन इसमें ये सारी एक्टिविटी बंद हो गई, यही लिविंग बीइंग नॉन लिविंग की श्रेणी में पहुंच जाएगा, यही लिविंग बीइंग नॉन लिविंग की श्रेणी पहुंच जाएगी। जिस दिन ये सारी चीजें इसमें बंद हो गई उसी दिन वो नॉन लिविंग की श्रेणी में पहुंच जाएगा। तो ये लिविंग एंड नॉन लिविंग। अच्छा, अब इसमें भी थोड़ा सा एडाप्टेशन के अकॉर्डिंग और वेरिएशन आ जाती है। जैसे हमने कहा कि लिविंग बीइंग बन गया, क्या बन गया, लिविंग बीइंग बन गया, लेकिन लिविंग बीइंग जो बन गया है अब उसमें भी बात करें ऑन द बेसिस ऑफ इकोलॉजी। अब थोड़ा सा पारिस्थितिकी में चलते हैं, पारिस्थितिकी के बारे में बात करते हैं। इकोलॉजी में अगर जाएंगे तो वहां पर भी इकोसिस्टम में अलग अलग वेरिएशन मिल जाएगी। एक कुछ ऑर्गेनिज्म मिल करके पॉपुलेशन बना लेंगे, और हो सकता है वो जो है कुछ चल करके कम्युनिटी बना दे। तो दो प्रकार के यहां पर बन गया, एक पॉपुलेशन और दूसरा कम्युनिटी। पॉपुलेशन कब बनेगा, जब वही ऑर्गेनिज्म, वही लिविंग बीइंग जब एक ही जाति के, एक समान एक ही जाति के लिविंग बीइंग एक साथ एक जगह पर उपस्थित हो, उस कंडीशन में जब एक ही जाति के लिविंग बीइंग एक साथ एक स्थान पर उपस्थित हो, तब वो बना लेता है पॉपुलेशन, जनसंख्या, या समष्टि कहते हैं, हिंदी में समष्टि कहा जाता है। और या तो डिफरेंट स्पीशीज एक जगह पर आकर के एकत्र होकर के समूह बना लेते हैं और वो कराते हैं कम्युनिटी। तो पहले स्टार्टिंग पॉपुलेशन होती है, मींस ये स्टार्टिंग हुआ, लिविंग बीइंग बना, वो लिविंग बीइंग फिर क्या करेगा, पॉपुलेशन बनाएगा, वो पॉपुलेशन क्या करेगा, एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ग्रुप, ये यहां पर आकर के
एडजॉइन करेगा एंड एडजॉइन करने के बाद वहां पर क्या बनाएगा, कम्युनिटी बनाएगा। तो ये लिविंग बीइंग का एक गुण है, ये एडाप्टेशन का गुण है, वो अपने आप को एडाप्ट कर रहा है, अपने आप को उस फेवरेबल कंडीशन में या अनफेवरेबल कंडीशन में एडाप्ट करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी है। तो वो वहां पर जो उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडाप्ट करने की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको जो है लिविंग बीइंग के रूप में परिभाषित करेगा। जबकि नॉन लिविंग क्या करेगा, नॉन लिविंग में पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी बनाने की कैपेसिटी या वहां पर नहीं होती है। तो ये यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी बनाता है। ये पहला यहाँ पर था कि लिविंग बीइंग आर ऑर्गेनाइज्ड, एक वेल डेवलप्ड उसकी बॉडी होती है, उस बॉडी में सेल जो है फॉर्मेशन करके बहुत सारे जो एडवाइनिंग करके टिश्यू बनाया, टिश्यू में क्या बनाया, ऑर्गन बनाया, ऑर्गन में क्या बनाया, ऑर्गन सिस्टम बनाया, ऑर्गन सिस्टम से एक लिविंग बीइंग यानी एक मनुष्य जैसे बात कर लेते हैं या एक प्लांट की बात कर लेते हैं या एनी एनिमल्स की बात कर लेते हैं, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन वहां पर हो जाता है। फिर वो आगे चल करके पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी बनाएगा। फिर सेकंड इसमें आता है, सेकंड की अगर हम बात करें कह सकते हैं ए लिविंग बीइंग, जो दूसरा हेडिंग है स्पेशल फीचर का, ए लिविंग बीइंग। यहां पर बात करेंगे हम क्योंकि स्पेशल फीचर्स की बात करें तो पहला है लिविंग बीइंग आर ऑर्गेनाइज्ड, दूसरा ए लिविंग बीइंग इज an open system, is an open system। जो लिविंग बीइंग होता है, ये यहां ध्यान देंगे कि अगर सजीव है तो वो उसमें खुला तंत्र पाया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है ओपन सिस्टम होता क्या है, इसको भी समझेंगे, क्योंकि ये वेरिएट करेगा, किससे वेरिएशन कराएगा, ये वेरिएशन कराएगा नॉन लिविंग से। लिविंग के पास क्या है, ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम मींस क्या होगा, इसको समझेंगे। देखिए लिविंग बीइंग के पास एन ओपन सिस्टम होता है, मींस जो लिविंग बीइंग होता है उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी होनी है। क्लियर, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी। लेकिन इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी से क्या फील करेगा, अगर लिविंग बीइंग को अपने आप को इस पृथ्वी पर, लिविंग बीइंग को अगर अपने आप को इस पृथ्वी पर एडाप्ट रखना है, अपने आप को अनुकूलित रखना है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिक एक्टिविटी का पाया। अगर उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी तभी वो जाकर के अपने आप को उस जो एटमॉस्फेयर है उस एनवायरमेंट में अपने आप को एडाप्ट करेगा। तो वहां पर कैसा चाहिए, एक ओपन सिस्टम होना चाहिए, मींस वहां पर इनपुट एंड आउटपुट दोनों होने चाहिए। इनपुट भी हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा इनपुट भी हो और लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा आउटपुट की भी प्रोसेस हो, तब वहां पर जो है वो ओपन सिस्टम कहलाएगा। यानी अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होनी है तो इसके लिए एक इनपुट की आवश्यकता होती है, और वो इनपुट यहां पर क्या होगा, एक इनपुट की आवश्यकता होगी और वो इनपुट होगा यहां पर एनर्जी। इसके अलावा क्या होगा, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन करेगा तभी तो एनर्जी मिलेगी। एनर्जी कहां से मिलेगी, जब वो न्यूट्रिशन करेगा। तो इनपुट होना आवश्यक है, वो टेक करे, ग्रहण करे इस पूरे एनवायरमेंट से, उसको जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन को वहां पर ग्रहण करे, और साथ में एनर्जी। जब वो न्यूट्रिशन को ग्रहण करेगा तो एनर्जी भी उसको प्राप्त होगी, और उस एनर्जी के द्वारा वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेगा। वो क्या करेगा, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेगा, और इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी को हम लोग कह सकते हैं सेलुलर एक्टिविटी। सेलुलर एक्टिविटी होगा, और इस सेलुलर एक्टिविटी के थ्रू वो अपने जो भी उसकी कोशिकीय स्तर की क्रियाएं हैं, उन कोशिकीय स्तर की क्रियाओं को वहां पर वो पूर्ण करेगा। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या है कि सेलुलर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पास, जो उसके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या सेल के जो ऑर्गेनेल्स है वो वहां एक्टिव रखने के लिए उसको क्या चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए। लिविंग बीइंग को अपने सेलुलर ऑर्गेनेल्स, जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसको एक्टिवेट रखने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से मिलेगा, न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा, एटमॉस्फेयर से, एनवायरमेंट से मिलेगा। तो ये इनपुट आवश्यक है कि लिविंग बीइंग सबसे पहले उसको एब्जॉर्ब करे, चाहे वो हेटेरोट्रॉफ से या ऑटोट्रॉफ, उससे मतलब नहीं है। प्लांट है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, एनिमल है तो हेटेरोट्रॉफ के श्रेणी में जाएगा, यानी कि वो परपोषी होगा। तो प्लांट है ऑटोट्रॉफ, एनिमल है तो हेटेरोट्रॉफ, लेकिन वो इनपुट करेगा।
वो वहां से एटमॉस्फेयर या एनवायरमेंट से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा और उससे एनर्जी बनाएगा। उस एनर्जी के प्रयोग कहां करेगा? अपने सेलुलर एक्टिविटी करेगा। उस सेलुलर एक्टिविटी से क्या होगा? मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा, और जब मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा तब उससे निकलेगा क्या? हीट निकलेगा। अब ये हीट जो है ये ऊर्जा के फॉर्म में क्या करेगा? क्योंकि इसके कोशिकाओं को जब ऊर्जा मिलेगा तभी वो कोई कार्य कर सकता है, तो हीट निकलेगा। इसमें क्या निकलेगा? गैस भी निकलेंगे, जैसे CO2 हो गया या CO2 हो गया या कुछ नाइट्रोजस जो यहां पर अपशिष्ट है वो वहां पर रिलीज होगा। तो ये यहां पर क्या होगा? ये आउटपुट है। ये क्या है? ये आउटपुट होता है। तो इनपुट आएगा, फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी और फिर आउटपुट होगा। यहां पर क्या है? एक ओपन सिस्टम का कार्य कर रहा है। इन्वायरमेंट क्या है? ओपन सिस्टम। कैसे? लिविंग बीइंग ने क्या किया? इस इन्वायरमेंट से न्यूट्रिशन ग्रहण किया। न्यूट्रिशन ने क्या किया? एनर्जी दिया। एनर्जी ने क्या किया? उसकी सेलुलर एक्टिविटी को इंप्रूव किया, मेटाबॉलिक रिएक्शन होना शुरू हुआ। मेटाबॉलिक रिएक्शन के फलस्वरूप उसमें से हीट निकला, गैस भी निकला और बहुत सारे सब्सटेंस जो वेस्ट मटेरियल है वो निकला, और वो लगातार चुप हो जाए इन्वायरमेंट उसको रिलीज करता रहा। अगर वेस्ट प्रोडक्ट शरीर में ज्यादा दिन तक रह जाता है या जीव की मृत्यु हो सकती है, इसीलिए यहाँ पर आउटपुट होना आवश्यक है। ये चीज कहां पाई जा रही है? ये केवल और केवल लिविंग बीइंग में पाई जाएगी। नॉन लिविंग में किसी प्रकार का ओपन सिस्टम नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा कि नॉन लिविंग है, अगर वो नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग में हमेशा क्लोज सिस्टम पाया जाता है। नॉन लिविंग में क्लोज सिस्टम पाया जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ध्यान है कि लिविंग बीइंग है ओपन सिस्टम, बट नॉन लिविंग बीइंग जो है क्लोज सिस्टम। तो नॉन लिविंग बीइंग क्या करता है? क्लोज सिस्टम है, और लिविंग बीइंग में ओपन सिस्टम पाया जाता है। ये चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि कभी कभी पूछ लेता है कि ओपन सिस्टम लिविंग में है, नॉन लिविंग में। ओपन सिस्टम लिविंग बीइंग होता है एंड क्लोज सिस्टम नॉन लिविंग बीइंग में पाया। ये यहाँ पर तो हो गया हमारे दोनों की। अभी जो लिविंग बीइंग है, नॉन लिविंग, तो इस पूरे प्रोसेस में एक शब्द यहाँ पर आया है, और वो शब्द आया है क्या? मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहिए। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आ गया मेटाबॉलिक। ये मेटाबॉलिक क्या है? फिर एक प्रोसेस की मेटाबॉलिज्म आती है क्या? ये मेटाबॉलिज्म किस रूप में है? तो मेटाबॉलिज्म जो होता है, ये जो भी लिविंग बीइंग है, ये क्या है? ए डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग। ये जो जीवित है, उन जीवित का सबसे विविध रूप में सबसे विभेदी लक्षण है मेटाबॉलिज्म। क्या है? लिविंग बीइंग का सबसे विभेदी लक्षण माना जाता है मेटाबॉलिज्म। क्यों माना जाता है? क्योंकि मेटाबॉलिज्म ही हमने लिखा कि सेलुलर एक्टिविटी में मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, यानी कि कहने के बाद इंपॉर्टेंट हो गई सभी लिविंग के लिए। इंपॉर्टेंट कैसे है? मेटाबॉलिज्म है क्या? ये दिमाग में क्वेश्चन फिर आखिर मेटाबॉलिज्म है क्या? तो मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म मेड बाय टू यहां पर कंपोनेंट्स है। जो मेटाबॉलिज्म होता है, इसमें एक होता है एनाबॉलिक प्रोसेस होती है, एनाबॉलिक एक्टिविटी, और दूसरा क्या होता है? कैटाबॉलिक एक्टिविटी। तो ये एक एनाबॉलिक एक्टिविटी होता है और दूसरा कैटाबॉलिक एक्टिविटी होता है। देखिए, एनाबॉलिक एक्टिविटी को हम लोग जो है कह सकते हैं सिंथेटिक रिएक्शन कह सकते हैं। इसको एक और नाम से कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन। तो इसमें क्या है कि जो एनाबॉलिक एक्टिविटी सिंथेटिक फेज होता है, संश्लेषणात्मक होता है, यानी ये फॉर्मिंग फेज है, निर्माण करने का ये सिद्ध होता है। तो इस पूरी प्रोसेस में क्या होता है? इस पूरी प्रोसेस में जो एनर्जी, जो ऊर्जा मुक्त होती है, उस मुक्त ऊर्जा का उपयोग होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीजें। एनाबॉलिक में क्या होता है? मुक्त ऊर्जा का उपयोग होता है। ये यहां क्या करता है? यूज ऑफ एनर्जी,
इसमें एनर्जी का यूज होता है, इस पूरे प्रोसेस में यूज ऑफ एनर्जी। एनर्जी को क्या करता है, ये यहाँ पर उपयोग करता है। जैसे एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होता है, ये यहाँ पर क्या करता है, ये एनाबॉलिक है। क्यों, वहां पर एनर्जी का यूज होगा और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी और तब वहां पर जाकर के भोजन का निर्माण होगा। और जब भोजन बनेगा तो एनर्जी बनेगी, जब न्यूट्रिशन आएगा तो एनर्जी बनेगी। दूसरा कैटाबॉलिक क्या होता है, जो कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है ये डिस्ट्रक्टिव मेथड होता है, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन होता है। अब डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन होता है दैट्स मीन ये यहाँ पर विघटनकारी प्रक्रिया होती है। तो इस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। इस पूरी प्रक्रिया में एनर्जी रिलीज होती है। इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पर रिस्पायरेशन। तो इसमें जो है एग्जाम्पल ले सकते हैं, रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है। तो एनाबॉलिक एक्टिविटी एक सिंथेटिक रिएक्शन होता है, जो कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन भी कह सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव फेज कहेंगे। ये इसमें संश्लेषण होता है, ऊर्जा जो मुक्त ऊर्जा होती है उसका उपयोग होता है और उस मुक्त ऊर्जा को उपयोग करके वहां पर जो है कोई भी एक पदार्थ का निर्माण करता है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण में लाइट एनर्जी को लिया जाता है, CO2 इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ले लेता है और ले करके वहां पर जो है एक भोजन का निर्माण करते हैं। तो इसको किस तरह से समझ सकते हैं, रिएक्शन से समझ सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं, रिएक्शन से समझ सकते हैं कि जो एनाबॉलिक प्रोसेस होती है, एनाबॉलिक प्रोसेस, इस एनाबॉलिक प्रोसेस को हमने कहा क्या कि ये सिंथेटिक रिएक्शन है या कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन होती है। इसमें पूरी प्रक्रिया क्या होता है, जैसे CO2 है प्लस H2O, ये यहाँ पर लाइट है और पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल। तो इससे क्या करता है, ये भोजन बनाता है, C6H12O6 भोजन बनाता है और प्लस यहाँ पर जो है H2O बाहर निकलता है और प्लस यहाँ पर O2 बाहर निकलता है। बैलेंस कर लेंगे 12 6 6 6। तो ये यहाँ पर क्या है, कंस्ट्रक्टिव फेज है। ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि ग्लूकोज यानी कि यहाँ पर भोजन बन रहा है, तो ये यहाँ कंस्ट्रक्टिव फेज होता है। जबकि दूसरा अगर हम बात करें कैटाबॉलिक रिएक्शन की, जो कैटाबॉलिक होता है, इस कैटाबॉलिक प्रोसेस में जो भोजन होता है C6H12O6 इसका और प्लस O2, ये यहाँ पर रिस्पायरेशन होता है सेलुलर लेवल पर और ये यहाँ से फिर CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, ये यहाँ पर जो है बनता है। बैलेंस कर लेंगे ये इस तरह। तो यहाँ पर क्या देखें कि एनर्जी यहाँ पर निकल रहा है, यानी कि ये जो है कैटाबॉलिक में क्या है, एनर्जी रिलीज होता है, जबकि एनाबॉलिक में एनर्जी का उपयोग होता है। तो इस तरह से एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों प्रोसेस को एक साथ जोड़ दिया जाए, यानी कि एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक, अगर दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो उससे जो बनता है उसी को कहते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस या मेटाबॉलिज्म। ये होता उपापचय, यानी उपचय धन अपचय, उपचय धन अपचय बराबर उपापचय होता है, उपचय धन अपचय बराबर उपापचय होता है। और इस तरह से जो है सभी जो जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं उन लिविंग बीइंग में ये प्रोसेस चलती है। अब ऐसा न समझिए कि प्लांट्स एनिमल है, एनिमल में ये प्रोसेस नहीं है। तो एनिमल में ये प्रोसेस तो नहीं होती है, लेकिन वो एनर्जी को यूज करता है। अब वो चाहे प्लांट्स के थ्रू करे, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वो कंज्यूम करना चाहिए एनर्जी को। तो ये कहीं ना कहीं एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक दोनों प्रोसेस वहां पर आती है और ये दोनों प्रोसेस जहां पर उपस्थित होती है उसको हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से जो है जो लिविंग बीइंग है उसमें सारी प्रोसेस होती है, जबकि अगर नॉन लिविंग है तो उसमें ये सारी प्रोसेस नहीं होती। ये हम लोग अंतर कर सकते हैं लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग के लिए। तो आज हम लोग का टॉपिक था बोथ था व्हाट इज लिविंग। तो लिविंग क्या है, ये सारी प्रोसेस अगर समझेंगे तो समझ आ जाएगा कि लिविंग होता क्या है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।